नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे का विश्लेषण नहीं कर रहे। नहीं, हम पात्सोई मणिपुर के लिए शासन का एक पूरा खाका, एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश है कि जमीन से मिले आंकड़े लोगों की बेहतर सेवा का रास्ता कैसे दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है पात्सोई विधानसभा क्षेत्र संख्या 19, इम्फाल पश्चिम। हमारी सारी बातचीत, हमारा पूरा विश्लेषण इसी धरती की सच्चाइयों पर आधारित है। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम पात्सोई की मिट्टी और लोगों को समझने से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों के इशारों को पकड़ेंगे और आखिर में जीत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाएंगे। पहला कदम, पात्सोई की आत्मा को समझना। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके संघर्षों को, उनकी उम्मीदों को समझना पड़ता है। तो पात्सोई के लोगों को असल में तकलीफ क्या है? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? खराब सड़कें और जाम होती नालियां, नौजवानों के लिए काम नहीं है, कोई हुनर सिखाने वाला नहीं है, घरों में पानी की कमी, बिजली का आना जाना लगा रहता है और सड़कों पर सुरक्षा की चिंता। ये सिर्फ मुद्दे नहीं है, ये वो सच्चाई है जिससे लोग हर रोज जीते हैं। और इन सबके ऊपर है यहाँ का सियासी माहौल, जो गहरे जातीय समीकरणों से, पैसे रुपए की चिंताओं से और शांति और स्थिरता की एक बहुत गहरी चाहत से बना है। ये कहानी सिर्फ पात्सोई की नहीं है, ये पूरे मणिपुर के सामाजिक ताने बाने का एक आईना है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जमीन से मिले संकेत। अब हम ये देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, ये तो वोटर्स के भेजे हुए सीधे सीधे संदेश हैं। इस नंबर पर गौर कीजिए, 92.64%। ये था पात्सोई का वोटर टर्नआउट। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं और अपने भविष्य के लिए कितने फिक्रमंद हैं। और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, सिर्फ 687। 2022 के चुनाव में जीत का फासला बस इतना ही था, सिर्फ 687 वोट। इससे एक बात तो साफ है, मुकाबला कांटे का था और जो जनादेश मिला वो बहुत बटा हुआ था। ये चार्ट उसी कहानी को और साफ कर देता है। देखिए, वोट 3 पार्टियों में लगभग बराबर बट गए। बीजेपी को मिले करीब 35%, कांग्रेस को 33% और एनपीपी को लगभग 31%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये चुनाव जीतने वाली पार्टी ने उतना जीता नहीं जितना कि विपक्ष ने वोटों के बंटवारे की वजह से गंवा दिया। हर वोट की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक ताकत, और जब लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालते हैं तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद और मजबूत होती है। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदारी ये कि हमारी सार्वजनिक बातचीत, हमारी बहस तथ्यों पर हो, जानकारी पर हो, न कि अफवाहों पर। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं अगले पड़ाव पर। यहाँ हम पात्सोई के सियासी इतिहास को खंगालेंगे, ये समझने के लिए कि 2022 का नतीजा कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से बदल रहे समीकरणों का ही नतीजा था। ये टाइमलाइन देखिए, ये पात्सोई में बदलती वफादारी की पूरी कहानी कहती है। 2012 में देखिए, कांग्रेस 52% से ज्यादा वोट लेकर अपने चरम पर थी। फिर 2017 में एक क्षेत्रीय पार्टी ने खेल बदला और वोट काट दिए, और 2022 आते आते बीजेपी सिर्फ 35% वोट पर ही जीत गई। क्यों? क्योंकि विपक्ष का वोट बुरी तरह से बटा हुआ था। इस स्लाइड को समझिए, ये चुनाव की असली कहानी है। एक तरफ था सेक्युलर प्रोग्रेसिव मोर्चा, जिसके वोट कांग्रेस और एनपीपी जैसी पार्टियों में बिखर गए, और दूसरी तरफ था बीजेपी का मोर्चा, जिसने अपने कोर वोट को मजबूती से पकड़ कर रखा। नतीजा, एक बटे हुए विपक्ष के सामने कम वोट शेयर पर भी जीत। तो इस पूरी तस्वीर का विश्लेषण कैसे किया जाए? अब हम अपने खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम किसी भी राजनीतिक ताकत का एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव आकलन करते हैं। हम इसे कहते हैं शक्ति के 4 स्तंभ। ये है चतुर्मुख सिद्धांत। ये किसी भी सियासी ताकत को 4 पैमानों पर तौलने का एक तरीका है। पहला, चुनावी ताकत। दूसरा, जमीनी संगठन की ताकत। तीसरा, नैरेटिव, यानी आपकी कहानी में कितना दम है। और चौथा, आपके संसाधन कितने मजबूत हैं। और जब हमने पात्सोई का इस पैमाने पर आकलन किया तो नतीजे देखिए, चुनावी और संगठनात्मक ताकत मध्यम है। मतलब सीट जीती तो जा सकती है, लेकिन जो नेटवर्क है उनमें नई जान फूंकनी होगी। संसाधन भी मध्यम है, पर जो सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई वो थी नैरेटिव में, जिसे हमने कम रेटिंग दी है।
मतलब एक मजबूत, एक पॉजिटिव लोकल कहानी की साफ तौर पर कमी है। तो इस पूरे विश्लेषण से हम पहुंचे कहां? अब हम बीमारी की पहचान से इलाज की तरफ बढ़ रहे हैं। वोटर्स के साथ दोबारा एक मजबूत रिश्ता बनाने और जीत का रास्ता तैयार करने के लिए एक ठोस, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान। कोई भी नई शुरुआत का नारा वो तभी जमीन पर उतरेगा जब वो लोगों की उन्हीं असल तकलीफों का हल निकालेगा जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। सड़कें, रोजगार, पानी, बिजली। सिर्फ खोखले वादे नहीं, एक भरोसेमंद एक्शन प्लान चाहिए। और ये है वो एक्शन प्लान, D90, यानी चुनाव से 90 दिन पहले की विन बैक स्ट्रेटेजी। ये 6 स्टेप्स का एक बिल्कुल अनुशासित प्लान है। पहला, रिसर्च और प्लानिंग। दूसरा, लोगों से संपर्क की शुरुआत। तीसरा, गठबंधन के साथ मिलकर जोरदार प्रचार। चौथा, अभियान में और तेजी लाना। पांचवा, वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने पर पूरा फोकस। और छठा, आखिरी दौर की जबरदस्त लामबंदी। आज के ज़माने में ये सवाल बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। डिजिटल तरीकों से लोगों का भरोसा कैसे जीतें और साथ ही उनकी प्राइवेसी, उनकी निजता का सम्मान कैसे करें। देखिए, भारत का जो नया डेटा संरक्षण कानून है, उसके तहत वोटर की सहमति के बिना उनसे संपर्क साधना अब सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। याद रखिए, भरोसा हमेशा सहमति से ही बनता है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, जीत का रास्ता। यहाँ हम अपनी पूरी पड़ताल का निचोड़ रखेंगे और इस बातचीत को सियासत से ऊपर शासन के असल मकसद तक ले जाएंगे। तो आखिरकार सफलता की चाबियां क्या हैं? बहुत साफ है। पहली, बिखरे हुए वोटर बेस को एक साथ लाना। दूसरी, कैंपेन को हवाई बातों पर नहीं बल्कि जमीन के ठोस मुद्दों पर खड़ा करना। तीसरी, नई शुरुआत की एक ऐसी कहानी बनाना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और चौथी, एक डिसिप्लिन्ड स्टेप बाय स्टेप आउटरीच प्लान पर अमल करना। क्योंकि अंत में मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं होता, असली मकसद तो राजनीति से कहीं बड़ा है। मकसद है लोगों की सेवा, उनकी जिंदगी में एक सच्चा और सकारात्मक बदलाव लाना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.